नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट केसला है कंसिलिएशन एक्ट का। ठीक है, कंसिलिएशन एक्ट से रिलेटेड अगर कोई केसला पूछा जाता है तो आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप जो है इस केसला को डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हमने इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को इंक्लूड किया है और हम कोशिश करेंगे आने वाली जितनी वीडियो होंगी अब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगी। ठीक है, जिससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। आइए डिस्कस करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस चला है। हरीश दयाराम ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2000। ठीक है, 2000 वर्ष में ये जो है हरीश दयाराम ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य का और अन्य के संदर्भ में ये केस आया था। ठीक है, इस केस में क्या था कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 मई 2000 को सुनाया गया, जिसमें फ्लैट नंबर 16/199 राम कृष्ण नगर खार खार पश्चिम खार वेस्ट मुंबई में है। ठीक है, उसकी स्वामित्व और कब्जे को लेकर विवाद था। यह मामला महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से संबंधित था, जिसे महाड़ा बोला जाता है। वहां जितनी गवर्नमेंट फ्लैट्स मिलेंगे आपको सब महाड़ा, महाराष्ट्र डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, उससे संबंधित था। अब इसमें बैकग्राउंड क्या था इसका, आप NH कृष्णन साउथ के रहने वाले थे। ठीक है, जिन्होंने 1986 में इसे मनमीत सिंह चड्ढा को ट्रांसफर कर दिया था अपना फ्लैट। ध्यान से समझिएगा, NH कृष्णन साउथ के रहने वाले थे, इन्होंने 1986 में मनमीत सिंह चड्ढा को ट्रांसफर कर दिया था अपना फ्लैट। अब अपीलकर्ता जो थे हरेश दयाराम ठाकुर, मतलब जो अपील किए थे, जिनकी एक्चुअल होनी चाहिए थी, हरेश दयाराम ठाकुर, जिन्होंने 1989 में 3,45,000 रुपया देकर फ्लैट खरीद लिया। ठीक है, और वो सोसाइटी के सदस्य बन गए। अब प्रतिवादी जो उन जिन्होंने क्लेम डाला था, इनके अनुसार उनके भाई थे पीताम्बर दयाराम ठाकुर। ठीक है, उनके भाई थे, उनके छोटे भाई थे। उन्होंने उस समय 1,25,000 रुपया अपनी तरफ से दिया था उस फ्लैट को खरीदने के लिए। ठीक, अब महाड़ा जो थी, महाड़ा जो महाराष्ट्र डेवलपमेंट अथॉरिटी जो थी, उसने 1992 में निरीक्षण करने के बाद फ्लैट को अनाधिकृत कब्जा घोषित किया। ठीक है, और 1997 में सभी को बेदखल कर दिया। बाद में हरेश ठाकुर के पक्ष में फ्लैट का नियमितीकरण किया गया। ठीक है, अब कानूनी कार्रवाई क्या हुई इसको समझते हैं। 1998 में पीताम्बर ठाकुर ने बेदखली के आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दे दी, क्योंकि इन्होंने 1,25,000 दिया था, 3,45,000 तो इनके भाई हरेश ने दिया था। ठीक है, पीताम्बर ने केवल 1,45,000 दिया था। अब इसमें महाड़ा ने क्या किया, उसी का नाम सेलेक्ट किया जिसने ज्यादा पैसा दिया था। ठीक है, तो बेदखली के आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दिया पीताम्बर ने। अब कोर्ट ने महाड़ा को दोनों पक्षों के दावों की पुनः जांच करने का निर्देश दे दिया। महाड़ा का निर्णय आया, महाड़ा ने कोर्ट को यह सबमिट किया रिपोर्ट कि 18 दिसंबर 1998 को महाड़ा ने पीताम्बर ठाकुर का दावा खारिज कर दिया और हरीश ठाकुर के पक्ष में निर्णय दे दिया। ठीक है, उसने कह दिया महाड़ा ने कि हरीश ठाकुर जो है एक्चुअल ऑनर हैं। तो 1999 में पीताम्बर और उनकी पत्नी ने फिर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो रिटायर्ड जज थे उनको एज ए कंसिलिएटर जो है H सुरेश को सुलह करता नियुक्त कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब जब उनको सुलह करता नियुक्त कर दिया तो सुलहकर्ता की प्रक्रिया सुनिए। सुलह प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। न्यायाधीश H सुरेश ने पक्षों से बैठकों की मतलब दोनों पक्षों के साथ बैठक की। ठीक है, और एक प्रस्तावित समझौता तैयार करके सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को भेज दिया। अब समझौता पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था, उसमें कोई सिग्नेचर नहीं हुआ था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया में त्रुटि आई तो सुलहकर्ता ने आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 की जो धारा 73 और 74 था, जिसे सेक्शन 73 और 74 के नाम से जाना जाता था, वो दोनों सेक्शन के तहत आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, जो उसकी फॉर्मेलिटीज थी वो नहीं की गई। अब समझौता पक्षों के हस्ताक्षर जो जो पार्टीज थी
उनके हस्ताक्षर के बिना वो अधूरा रह गया, यानी एग्रीमेंट पूरा नहीं हो सका। जब एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ तो अनुबंध कैसे हुआ, कैसे एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना गया। ठीक है, तो हाई कोर्ट का आदेश अस्थिर हो गया, मतलब हाई कोर्ट ने सुलहकर्ता की रिपोर्ट, जो कंसिलिएटर था उसकी रिपोर्ट को बिना आपत्ति के स्वीकार कर लिया। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं थी फिर भी स्वीकार कर लिया, जो कि गलत था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि हाई कोर्ट का आदेश और कंसिलिएटर की रिपोर्ट रद्द कर दी गई और मामला पुनः विचार के लिए हाई कोर्ट को भेज दिया गया। ये था टोटल कहानी। ठीक है, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक ब्रीफ समरी दे देता हूं हिंदी में, इसको समझ लीजिए फिर इंग्लिश वाले समझे। अब इसमें क्या है कि एक हरेश ठाकुर जो थे, हरेश दास, और जो है आपके हरेश दयाराम और आपका पीताम्बर दयाराम, ठीक है, दोनों भाई थे। अब हरेश दयाराम जिस फ्लैट के लिए 3,45,000 में खरीदे थे, वो फ्लैट कहाँ पे था? खार वेस्ट में, मुंबई में खार वेस्ट में था। ठीक है, उस फ्लैट को 3,45,000 दे करके इन्होंने अपने नाम रजिस्ट्री करवाई थी। उस समय पीताम्बर जो इनके भाई थे 1,45,000 अपनी तरफ से 1,45,000 रुपया उनका सहयोग राशि दिए थे कि भैया फ्लैट खरीद लो, यह हम सबका हो जाएगा। अब वो फ्लैट महाड़ा से जब अलाट होता है तो हरीश के नाम से होता है। ठीक है, तो फिर पीताम्बर को ऑब्जेक्शन होता है तो पीताम्बर जाके कोर्ट केस दायर कर देते हैं। वो हाई कोर्ट चले जाते हैं। जब हाई कोर्ट जाते हैं तो पीताम्बर को ये होता है कि हाई कोर्ट क्या करता है, महाड़ा को बुलाता है और महाड़ा से बोलता है कि आप जो है फ्लैट आपने दिया है तो आप जांच करके बताइए कि एक्चुअल कौन है इसका ओनर। ठीक है, हरीश दयाराम होंगे या फिर आप पीताम्बर होंगे। तब उसने जांच पड़ताल करके हरेश के ही नाम से एक नोटिस दे दिया कोर्ट को कि भैया हरेश ही जो है एक्चुअल ओनर है। जब हरेश को एक्चुअल ओनर घोषित कर दिया गया, पीताम्बर चला गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पीताम्बर जी चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब पीताम्बर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि हाई कोर्ट को पहली चीज तो ये हाँ, फिर हाई कोर्ट को उसने आदेश किया कि इसकी जांच करो, इसका रिपोर्ट लगाओ हमें। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, फिर दोबारा से एक जो रिटायर्ड जज थे उनको अपॉइंट कर दिया एज ए कॉन्सिलिएटर, और उनको बोला कि आप जाके दोनों का सुलहनामा करवा दो, इसका फाइनल रिपोर्ट हमको सबमिट करो। तब उन्होंने केस लड़ा और उसके बाद दोनों पक्षों की सुनवाई करी, और जो फाइनल डिसीजन हुआ उसको बंद लिफाफे में बिना सिग्नेचर के दोनों पार्टी के हाई कोर्ट को भेज दिया। हाई कोर्ट ने उसको लेकर के एक्सेप्ट कर लिया और कोई उस पर रिवर्ट नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब पीताम्बर जी गए थे तो पीताम्बर जी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा और हाई कोर्ट को भी वार्न किया, पहली चीज तो ये इनवैलिड माना जाता है कंसिलिएटर का कोई भी वो, आप उसको डिक्री नहीं करार दे सकते। क्यों? क्योंकि उस पर दोनों पक्ष का साइन नहीं है। जब तक साइन एग्रीमेंट पे नहीं होगा तो वो इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, इसको फिर से रिव्यू कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से हाई कोर्ट के पास वो पिटीशन दे दी कि इसको फिर से रिव्यू कीजिए केस को। ये टोटल केस था। ठीक है, आइए हम लोग इंग्लिश वाला डिस्कस करते हैं, बैकग्राउंड। अब देखिए, हरीश दयाराम ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन May 5, 2000। ठीक है, अब देखिए इसमें द डिस्प्यूट वाज, बैकग्राउंड समझिए, द डिस्प्यूट वाज अबाउट फ्लैट नंबर 16/199 रामकृष्ण नगर खार वेस्ट मुंबई। ठीक है, जो फ्लैट एक्चुअल था वो खार वेस्ट में था, मुंबई में था, और 16/199 रामकृष्ण नगर एक जगह थी, एक कस्बा था, उसमें वहां पे फ्लैट था। ओरिजिनली अलॉटेड बाई महाड़ा महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो महाराष्ट्र की डेवलपमेंट अथॉरिटी थी उसके द्वारा अलॉट किया गया था मुख्य रूप से, मतलब ओरिजिनली। ठीक है, अब ओरिजिनल ओनर जो था इसका NH कृष्णन थे, हु ट्रांसफर्ड द फ्लैट टू मनमीत सिंह चड्ढा इन 1986। NH कृष्णन जो साउथ के रहने वाले थे, इन्होंने मनमीत सिंह चड्ढा को फ्लैट अपना ट्रांसफर कर दिया था 1986 में। ठीक है, अपीलेंट जो पिटिशनर थे, ठीक है, जिन्होंने अपील की थी, हरेश दयाराम ठाकुर थे, हु परचेज द फ्लैट इन 1989 फॉर 3,45,000 एंड बिकेम अ मेंबर ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी। इन्होंने 3,45,000 रुपए में फ्लैट को 1989 में खरीद लिया और खरीदने के बाद वो सोसाइटी के मेंबर बन गए। ठीक है, अब रिस्पोंडेंट पीताम्बर दयाराम ठाकुर हरेश ब्रदर्स जो थे,
who claimed to have contributed 1,25,000 toward the purchase and claimed joint ownership. वो सोचे थे कि 1,45,000 रुपया हम भी दे देते हैं, उन्होंने बोला था हरीश दयाराम से कि हम भी 1,45,000 दे देते हैं तो हम दोनों मालिक बन जाएंगे इसके, जबकि ऐसा नहीं हुआ। अब फिर क्या हुआ, महाड़ा ने एक्शन लिया। 1992 में महाड़ा डिक्लेयर्ड द ऑक्यूपेशन ऑफ द फ्लैट एज अनऑथराइज्ड एंड इविक्टेड ऑल पार्टीज इन 1997। ठीक है, और उन्होंने इसको अनऑथराइज्ड डिक्लेयर कर दिया। अब महाड़ा लेटर रेगुलराइज द फ्लैट इन फेवर ऑफ हरीश दयाराम ठाकुर आफ्टर फाइंडिंग हिज क्लेम लेजिटिमेट। अब जब उसको क्लेम उसने दिया, उस क्लेम को मिलने के बाद महाड़ा ने हरीश दयाराम को फ्लैट दे दिया, क्योंकि उसी ने ज़्यादा पैसा भी दिया था, उसकी लोग उसके पक्ष में गवाही भी दे दिए होंगे। तो लीगल प्रोसीडिंग हुई। अब लीगल प्रोसीडिंग 1998 में होती है। पीताम्बर ठाकुर चैलेंज करते हैं केस को। ठीक है, इविक्शन इन द बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए। बॉम्बे डायरेक्टेड महाड़ा टू रिकंसीडर बोथ पार्टीज क्लेम। उन्होंने महाड़ा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिकंसीडर करने के लिए दोनों पक्षों को बुलाने के लिए क्लेम के ऊपर डिस्कस करने के लिए बोल दिया महाड़ा को, भैया आप जांच करके रिपोर्ट लगाओ। अब महाड़ा रिव्यूड एंड पास्ड ऑन ऑर्डर ऑन 18 दिसंबर 1998। 18 दिसंबर 1998 को महाड़ा ने एक ऑर्डर पास किया रिजेक्टिंग पीताम्बर्स क्लेम, पीताम्बर के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया एंड कंफर्मिंग द फ्लैट इन हरीश नेम। हरीश के नाम को उसने उस एग्रीमेंट में कंफर्म कर दिया, उस लेटर में, रिपोर्ट में। पीताम्बर एंड हिज वाइफ फाइल्ड अनदर रिट पिटीशन इन 1999 बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट के अलावा उसने अब क्या किया, 1999 में पीताम्बर और उसकी वाइफ चले गए कोर्ट फिर। ठीक है, द हाई कोर्ट अपॉइंटेड रिटायर्ड जस्टिस एच सुरेश एज ए कंसिलिएटर टू मीडिएट। अब हाई कोर्ट ने क्या किया, उनके पिटीशन पे पीताम्बर और उनकी वाइफ के उसने क्या किया, एक कंसिलिएटर अपॉइंट करने के लिए बोल दिया, जो रिटायर्ड जस्टिस एच सुरेश उनका नाम था। ठीक है, आप जो है मेरा नाम याद रखिए सुरेश, आपको याद रहेगा। रिटायर्ड जस्टिस एच सुरेश एज ए कंसिलिएटर टू मीडिएट। ठीक है, उसने मीडिएटर का काम किया कंसिलिएटर ने। अब कंसिलिएशन प्रोसेस शुरू होता है। जस्टिस सुरेश हेल्ड मल्टीपल मीटिंग्स एंड ड्राफ्टेड अ सेटलमेंट प्रपोजल विच ही सेंट टू द कोर्ट इन अ सील्ड कवर। अब क्या किया इन्होंने, जो जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस सुरेश थे, उन्होंने क्या किया, उसको कई मीटिंग करी दोनों पक्षों के साथ और एक ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद एक सेटलमेंट प्रपोजल को बंद लिफाफे में कोर्ट को भेज दिया। अब हाउएवर द सेटलमेंट वाज नेवर साइंड बाय द पार्टीज, जबकि सेटलमेंट जो उसका डिसीजन था वो दोनों पार्टी के द्वारा साइन नहीं हुआ था। नॉर वाज इट फॉर्मली एग्रीड अपॉन, ना तो दोनों सहमत ही थे इससे। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन करता है फिर, कोर्ट एम्फसाइज्ड दैट कंसिलिएशन अंडर सेक्शन 73-74 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 रिक्वायर्स। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्व किया कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का सेक्शन 73 और सेक्शन 74 को फुलफिलमेंट नहीं किया गया है, यानी इसमें कुछ जरूरतें हैं जो जरूरी हैं। साइंड रिटन सेटलमेंट एग्रीमेंट, उसमें जरूरत थी दोनों का एग्रीमेंट साइन होने की। ठीक है, बोथ पार्टीज मस्ट एक्सप्रेसली एग्री टू द टर्म्स, दोनों उसके टर्म से दोनों को जरूरत थी सहमत होने की। सिंस नो सच एग्रीमेंट वाज साइंड, जबकि कोई साइन भी नहीं हुआ, द सो कॉल्ड सेटलमेंट हैड नो लीगल वैलिडिटी, उसको अमान्य घोषित कर दिया। ठीक है, हाई कोर्ट एरर्ड इन एक्सेप्टिंग द अनसाइंड कंसिलिएटर्स रिपोर्ट एज बाइंडिंग। हाई कोर्ट की गलती है जो कंसिलिएटर की इस बाइंडिंग रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब फाइनल वर्डिक्ट आता है कि सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द हाई कोर्ट ऑर्डर एंड द कंसिलिएटर रिकमेंडेशन। अब वो जो कंसिलिएटर का रिकमेंडेशन था और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब द मैटर वाज रिमांडेड बैक टू द हाई कोर्ट फॉर फ्रेश कंसिडरेशन ऑन मेरिट्स। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करने के लिए हाई कोर्ट को इस मैटर को दे दिया। ये टोटल केस था, जो कि कंसिलिएशन एक्ट 1986, जो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1986 है, उसमें आप इस केस लॉ को मेंशन कर सकते हो। उससे रिलेटेड कोई भी जगह आपको जहां पे कंसिलिएशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, इस केस लॉ को जरूर मेंशन करके आइए। हरीश
दयाराम ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये केस है। ठीक है, 2000 का केस है, जरूर मेंशन करके आइए। पीतांबर और हरेश की कहानी है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर सही समझ में आई है तो प्लीज आप लाइक करके जाइएगा। आने वाला अब जितना भी वीडियो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलने वाला है। ठीक है, ये आपके लिए और हमारे लिए भी खुशखबरी है। सबको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगी, पूरा अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं।